पानी में तैरता सोलर सिस्टम भविष्य की तकनीक है जो महंगी तो है, लेकिन पानी के कूलिंग इफेक्ट की वजह से ज्यादा कारगर है। 2019 में एक खदान के तालाब में जर्मनी का पहला तैरता सोलर सिस्टम लगाया गया था। पूर्वी जर्मनी में खुले खदान क्षेत्र का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जहां दशकों तक लिग्नाइट की खुदाई होती थी। फुटबॉल के 20 मैदानों जितने विशाल इस प्रोजेक्ट से 8000 घरों को बिजली मिलेगी। पोलेमांस ग्रेवल प्लांट जर्मनी के शुरुआती प्लांटों में से है। इस तैरते प्लांट का आकार 5 फुटबॉल मैदानों जितना है, यानी 3.3 हेक्टेयर। उससे तैयार बिजली बजरी बनाने में काम आती है। इस किस्म के ग्रेवल प्लांट में तमाम छोटे बड़े उपकरण बिजली से चलते हैं, जैसे रेत को बारीक और मोटी बजरी से अलग करने वाली मशीन। ये प्लांट 40% आत्मनिर्भर है, जिसका मतलब है कि हम करीब 40% आत्मनिर्भर हैं। जिन दिनों में धूप बहुत कम रहती है, तब हमें ग्रिड से अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़ती है। सोलर सिस्टम धूप पर निर्भर हैं, जो मौसम और दिन के हिसाब से अलग अलग होती हैं। ग्रेवल प्लांट वीकेंड पर बंद रहता है, तो उस दौरान पैदा होने वाली बिजली ग्रिड में चली जाती है। लेकिन ग्रिड में बिजली डालने का आर्थिक लिहाज से कोई तुक नहीं। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि स्टोरेज तकनीकों में निवेश करना चाहिए या नहीं। ग्रेवल वर्क्स ने फ्लोटिंग सोलर प्लांट में 50 लाख यूरो का निवेश किया है। सरकार से कोई सब्सिडी नहीं मिलती। मंजूर कराने की प्रक्रिया में बाधाएं हैं, करीब 2 साल लग जाते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई अधिकारी भी ठीक से नहीं जानते कि मामले से कैसे निपटना है। जर्मनी में 2023 का एक कानून सिर्फ आर्टिफिशियल झीलों पर ही तैरते सोलर इंस्टॉलेशन की इजाजत देता है। झील का सिर्फ 15% क्षेत्र कवर करना होगा और किनारों से कम 40 मीटर दूरी रखनी होगी। हमने पाया कि नीदरलैंड्स में ऐसे कोई नियम कानून नहीं है। वहाँ करीब 70% जल क्षेत्र को कवर कर लिया जाता है, यानी वे इस बूम का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। झील के इकोसिस्टम पर तैरते सोलर पैनलों का क्या असर पड़ सकता है? ऐसा हो सकता है कि पानी की ऑक्सीजन सप्लाई में एकदम बड़ा बदलाव आ जाए, शैवाल का विकास रुक जाए या वो खत्म हो जाए। फाइटोप्लैंक्टन अगर नहीं रहे तो मछलियों को अपना भोजन नहीं मिलेगा। हो सकता है उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन भी ना मिले। प्लांट के निर्माण में एक शर्त ये भी थी कि झील में आ रहे बदलावों को दर्ज करना होगा। हमने एक बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग कंपनी को ये काम सौंपा। जलीय पारिस्थितिकी में उपलब्ध कमोबेश सारे औजार इस्तेमाल किए जाएंगे। हमें दरअसल ये साबित करना है कि पानी की केमिस्ट्री, फाइटोप्लैंक्टन, सीपियां, जलीय पौधे, तल में पनपने वाले शैवाल, पक्षी और तमाम चीजों पर इस प्लांट का क्या असर होगा। और हमें 5 साल में 4 अलग अलग जगहों पर टेस्ट करके उनके नतीजे पेश करने होंगे। तैरते सोलर पैनल 20 साल चलते हैं। उनका बीमा और देखरेख का खर्च कम है। भविष्य में पवन या जल ऊर्जा संयंत्रों को जोड़ने वाले तैरते सोलर सिस्टम लाने की भी योजना है। ये तकनीक खुले समुद्रों के लिए खासतौर पर दिलचस्प होगी, लेकिन बेहद तेज हवाओं, लहरों और खारे पानी की चुनौतियों से भी निपटना होगा। 2012 में एस्टोनिया की राजधानी टालिन में एक असाधारण काम हुआ। कारें शहर की सड़कों को जाम कर रही थीं, तो जिला प्रशासन ने पूछा, क्या आपको मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए? लोगों ने कहा हाँ। तो टालिन शहर ने सार्वजनिक परिवहन को फ्री कर दिया। 2013 से सभी निवासी ट्रामों और बसों में बिना टिकट सफर कर सकते हैं। क्या इससे शहर को जाम से मुक्ति मिली? बसें पहले से ज्यादा भर गईं, लेकिन इसी के साथ परिवहन के दूसरे माध्यमों की तुलना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हिस्सेदारी गिर गई। बसों से सफर करने वालों की संख्या नाटकीय रूप से 42% से गिरकर 30% पर आ गई। इसी दौरान कार का इस्तेमाल करीब 5% बढ़ गया।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री होने के बावजूद लोगों ने अपनी कारें ज्यादा इस्तेमाल की। यात्रा को मुफ्त करने से भी असर नहीं पड़ रहा तो फिर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने के लिए तैयार कैसे होंगे? टालिन के बाद दूसरे शहरों और देशों ने भी लोगों को रिझाने के लिए सबसे आसान यही तरीका अपनाया, मुफ्त यात्रा। लक्जमबर्ग, माल्टा, कैंसस सिटी और अल्बुकेर्की के अनुभव भी टालिन जैसे ही थे। जो लोग पहले ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे थे वो अब और ज्यादा करने लगे हैं। जो रास्ते पहले पैदल या साइकिल से तय होते थे उनके लिए भी। लेकिन कार छोड़ने वाले लोग गिनती के थे। टालिन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री रखने में सालाना प्रति निवासी 40 यूरो की लागत आती है। लेकिन अगर बसें भरी हों और सर्विस अच्छी ना हो तो लोग उन पर चढ़ने से कतराते हैं। सार्वजनिक परिवहन को बेहतर भी बनाना होगा। कई तरीकों से सफर को ज्यादा आसान, ज्यादा पाबंद और ज्यादा भरोसेमंद बनाया जा सकता है, जैसे कि बसों को रास्ता पहले मिले। कुछ शहर ये बात समझ चुके हैं और अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। वहां करीब 1 करोड़ 10 लाख लोग रहते हैं। करीब 40 लाख कारें और 1 करोड़ 70 लाख बाइक्स हैं। लोग ट्रैफिक में घंटों बिताते हैं। हवा प्रदूषित हो चुकी है, लेकिन शहर ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निवेश किया है। सफर कैसा रहता है, आइए देखते हैं। आपको अपने घर से 500 मीटर दूर माइक्रो ट्रांस नेटवर्क से जुड़ी एक फ्री मिनी बस का स्टॉप मिलता है। वहां से आप एक बस स्टेशन तक पहुंचते हैं, जहां से आप बस पकड़ते हैं जो एक अलग लेन में चलती है और पूरा किराया पानी की एक छोटी बोतल की कीमत जितना है। बस एयर कंडीशनड होती है, जो एक बड़ी राहत है। सर्विस स्टाफ साथ चलता है और बस के भीतर महिलाओं के लिए एक अलग और सुरक्षित क्षेत्र होता है। ये पिंक बसें सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। BRT यानी बस रैपिड ट्रांजिट लैटिन अमेरिका और एशिया के बड़े शहरों में लोकप्रिय हो चुकी है। जकार्ता में सबसे बड़ा नेटवर्क है, जहां 250 किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र में 14 कॉरिडोर बने हुए हैं। उसे ट्रांस जकार्ता कहा जाता है। BRT का कॉन्सेप्ट पब्लिक बसों को ज्यादा स्पेस देने का है, तभी वे ज्यादा रफ्तार और भरोसे से चलेंगी और इसके लिए कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना होगा। और ये सफर आकर्षक भी है क्योंकि ये माइक्रो ट्रांस का है। हम इसे फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहते हैं। ये शुरू से आखिर तक की कनेक्टिविटी लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने का मौका देती है। साइकिल या ई स्कूटर के साथ भी ये चीज लागू हो सकती है। जकार्ता में ये काम मिनी बसों से होता है। उन्हें निजी ऑपरेटर चलाते हैं, लेकिन पब्लिक सिस्टम से वे जुड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर करीब 10% यात्राएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से की जाती हैं। ये अभी भी बहुत बड़ा नहीं लगता, लेकिन सरकार कुछ बड़ा सोच रही है। वो 2030 तक उनकी संख्या 6 गुना बढ़ाना चाहती है। जकार्ता शहर इस मामले में गंभीर है, लेकिन वहां भी अभी सीक्रेट फॉर्मूला पता नहीं चला है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कारों और मोटरसाइकिल का ट्रैफिक भी बढ़ा है। दशकों से बहुत ज्यादा ट्रैफिक का समाधान ज्यादा लेन, ज्यादा सड़कें, ज्यादा फ्लाईओवर, ज्यादा फ्री पार्किंग बनाने से जुड़ा रहा। जकार्ता ने ठीक यही किया, लेकिन अपनी सड़कों का जाम आप इस तरह नहीं खोल सकते। आज हमें पता है सड़कों पर कारों के लिए ज्यादा जगह का मतलब है और ज्यादा कारें, और कुछ साल बाद सड़कें फिर जाम होने लगती हैं और नए वाहन आ जाते हैं। इसे अतिरिक्त ट्रैफिक कहते हैं। अगर कारें कम करनी है तो ठीक उल्टा करना होगा, यानी कारों को चलाना ज्यादा मुश्किल और ज्यादा असुविधाजनक बना दीजिए। और तरीका तो वही है, अतिरिक्त धन। एस्टोनिया में 2025 से कार मालिकों को 2 किस्म का टैक्स भरना होगा, एक कार खरीदते समय और दूसरा उसे इस्तेमाल करते हुए। जाहिर है लोग इस नए टैक्स से खुश नहीं हैं। लंदन ने कंजेशन चार्ज जोन बनाया है। इस इलाके में दिन के वक्त गुजरते हुए हर किसी को 15 पाउंड देने होते हैं। कार का ट्रैफिक काफी कम हो गया और बसों और मेट्रो का इस्तेमाल बढ़ गया। लेकिन कार चलाना महंगा कर दें तो गरीबों पर इसकी मार ज्यादा पड़ेगी। पर दूसरे विकल्प भी हैं। धन के अलावा भी कुछ उपाय हो सकते हैं, जैसे शहरों को इस तरह रीडिजाइन कर सकते हैं जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को
फायदा हो। जकार्ता हजारों पार्किंग स्पेस वाले क्षेत्र को रीडिजाइन कर रहा है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि आबादी बस और रेल संपर्क वाले सार्वजनिक परिवहन के एक प्रमुख ठिकाने के पास बसी है। अगर आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अच्छे विकल्प पहले से मौजूद हैं, तो आप कार मालिकों पर दबाव डाल सकते हैं। अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में लोगों की अपेक्षाएं और जरूरतें अलग अलग होती हैं। उनके मुताबिक उसे होना चाहिए आसान, आनंददायक, सस्ता और आसान, भरोसेमंद और आरामदेह। जाहिर है ट्रैफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट, आवाजाही की आदतें, इन तमाम चीजों को देखते हुए हर शहर में शुरुआत अलग तरह से करनी होगी।